बच्चों। मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा भारत का भौगोलिक वितरण। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग जो वीडियो भले ही देख रहे हैं लेकिन इसे तैयार करने में हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो वीडियोज़ को कुछ मिनट देख के यूं ही स्किप कर जाते हैं, लेकिन यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, तो बच्चों आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसे पूरा देखें। और यदि आप लोगों को ये वीडियो हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया कीजिए, ताकि इससे हम लोगों को बूस्टअप मिलती है, हम लोगों में एक नई ऊर्जा आती है कि हाँ हमारे बच्चे हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, है ना। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ बच्चों मैं आज का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि भारत के भौगोलिक वितरण के बारे में, है ना। तो बच्चों मैं बहुत ही सहज अंदाज में मैं आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियोज और इमेज के माध्यम से, ताकि आप बिल्कुल, मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं जो चीज़ें दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भली भांति जो है वो बैठ जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप सबसे पहले बच्चों इस बात को समझ लीजिए कि भारत को समस्त यानी पूरे इंडिया को 6 भौगोलिक भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इंडिया को 6 ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो डिवीजन किया गया है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ मैं हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला जो डिवीजन है वो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला पार्ट है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन सबसे पहला पार्ट है बच्चों हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये हिमालय, ये जो ब्लू कलर का आप इंडिया के मैप में जो लोकेशन आप देख पा रहे हो और मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये टोटल जो एरिया आप देख रहे हो, जहां जहां अभी आप रेड लाइट दिख रहा है आपको, है ना, ये सारा का सारा आपका ये हिमालय का ये विस्तार है। यानी ये पहला पार्ट है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है, ठीक है बच्चों। ये पूरा हिमालय का विस्तार है, ठीक है। और इसके हिमालय के बारे में हम बस अब वीडियो के अंत में बने रहिए, मैं बहुत सारी बातें आज करने जा रहा हूँ। अभी मैं इसके डीप में कुछ नहीं बतलाने जा रहा हूँ, बस इसी वीडियो के कुछ मिनट आप मुझे दीजिए, आपको हिमालय के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला, ओके। दूसरा जो आप देख रहे होंगे उत्तरी मैदान है। तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा द नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है ना। तो ये सेकेंड जो है वो हमारा है नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान। इस मैदान का निर्माण जो है बच्चों सामान्यतः गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा है, ठीक है। इसी प्रकार सतलज, रावी, यानी कि हम गंगा का और सिंधु नदी कह सकते हैं, और ये पार्ट जो है वो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और ये जो पार्ट है वो मुख्यतः गंगा नदी, और इधर पंजाब का ये जो पार्ट है वो सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, इन सभी नदियों के द्वारा ये आपका इस एरिया को बनाया गया है, ठीक है। यानी पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालय से निकलने वाली या उस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया है। और जब हम लोग उत्तरी मैदान को स्पेशल पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग विशेष रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तीसरा जो डिवीजन है वो है प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों डेक्कन प्लेट्यू, है ना।
तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस डेक्कन प्लेट्यू को हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे। प्रायद्वीपीय पठार, डेक्कन प्लेट्यू मतलब वही प्रायद्वीपीय पठार है ना। ये ऊपर का जो पार्ट होगा वो सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाएगा, यानी मध्य उच्च भूमि कहलाएगा, और नीचे का जो पार्ट होगा वो डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार के रूप में हम लोग जानेंगे। इसी डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है बच्चों छोटा नागपुर का पठार, है ना, जो जिसे झारखंड में हम लोग रहते हैं, और झारखंड में आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो वो भी जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही एक कहीं ना कहीं वो पार्ट है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। आपका चौथा जो डिवीजन किया गया है बच्चों है भारतीय मरुस्थल। तो ये आप राजस्थान का बेसिकली पार्ट जो देख रहे हो, या फिर हिमाचल प्रदेश सॉरी हरियाणा का कुछ पार्ट देख रहे हो, गुजरात का कुछ जो पार्ट है वो हमारा भारतीय मरुस्थल का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि डिजर्ट की बात की जाए, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का बात किया जाए मरुस्थल की, तो वो हमारा कहाँ पे है, मुख्यतः राजस्थान में है। लेकिन सीमावर्ती जो निकटवर्ती पड़ोसी राज्य है, जैसे हरियाणा का दक्षिणतम भाग हो गया, या फिर हम गुजरात का उत्तरी भाग कह सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी मरुस्थल का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवा डिवीजन जो है वो है तटीय मैदान, ठीक है। तटीय मैदान यानी जो एरिया समुद्र के किनारे हमारा है, वैसे राज्य जो समुद्र के किनारे अवस्थित है। तो ठीक आप गुजरात के नीचे, गुजरात से नीचे आते जाइए, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, फिर ये आप यहाँ से आप शुरू करिए तो आप देखोगे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका हो जाएगा। तो ये सारे इलाके जो है वो हमारा तटीय मैदान के भाग कहलाएंगे। और लास्ट में हमारा द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में भी बात कर चुके थे कि हमारा पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी पार्ट में जो इलाका है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम का जो पार्ट है वो हमारा लक्षद्वीप है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये द्वीप समूह भारत का ये हो गया, है ना। तो इस स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या जाना कि इंडिया को 6 ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 6 ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो गया? हिमालय एट द टॉप, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आप देखिए ना, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ठीक है, फिर डेक्कन प्लेट्यू हो गया, फिर इंडियन डिजर्ट हो गया, फिर आपका कोस्टल लैंड्स हो गया, कोस्टल मैदान, कोस्टल एरियाज हो गए, आपका तटीय मैदान, और फिर आपका आइसलैंड्स हो गए यानी कि द्वीप समूह हो गए, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। तो आई होप मुझे ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बच्चों देखा था कि भारत को 6 ज्योग्राफिकल एरिया में 6 भौगोलिक पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन सबसे पहला जो पार्ट हम लोगों को पढ़ना था, वो सबसे पहला पार्ट क्या था? हिमालय था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इसमें आपको 5 मिनट समय देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप एक बार 5 मिनट का समय यहाँ पे दे देते हो, 5 मिनट्स का यहाँ पे आप समय देते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, खास करके हिमालय के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए अब हम लोग समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। बच्चों, आज हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, है ना, और हम लोग एशिया महाद्वीप का पार्ट है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले की यदि मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक महाद्वीप होता था, जिसको हम लोग पैंजिया महाद्वीप कहते थे, ठीक है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महाद्वीप थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे? पैंजिया। पूरा धरती पे एक ही महाद्वीप थी। आज भले ही हम लोग 7 कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम क्या था बच्चों? पैंजिया। और आज हम लोग अलग अलग महासागर के नाम से जानते हैं, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, है ना। लेकिन उस समय एक ही महासागर भी था, जिसको पैंथालासा कहते थे। यानी पूरी दुनिया में एक महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहते थे,
और एक ही महासागर थे जिसे पैंथालासा कहते थे। लेकिन इस महाद्वीप में समय के अनुसार क्या होते चला गया, विभाजन होते चला गया। ठीक है, ये बहुत क्रमिक और धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया थी, कोई अचानक ये घटित होने वाली कोई घटना नहीं थी, बहुत समय इसमें लगा है बच्चों, है ना। तो ये जो हमारा पैंजिया था वो धीरे धीरे जो है वो विघटित हो गया। और मैं एक चीज डीप नॉलेज आपको देना चाहूंगा कि इस चीज के बारे में सबसे पहले जो है वो वेगनर महोदय ने हम लोगों को बतलाया था। ठीक है, किसने बतलाया था, वेगनर महोदय ने। तो ये हमारा पैंजिया जो था वो दो टुकड़ों में सबसे पहले विभाजित हो गया। तो देखिए जो ऊपर का पार्ट है वो उसको लॉरेशिया कहते थे। ध्यान दोगे, जो ऊपर का पार्ट आप लोग, ये यहां मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखोगे ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या कहलाता था, लॉरेशिया कहलाता था। इसी को अंगारा लैंड भी कहते थे। समझने की आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पैशन से आप बैठिए वीडियो पे देखने के लिए, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मैं बताया कि ये पूरे एक ही महाद्वीप था पैंजिया, लेकिन वो उसमें विभाजन हुआ और उसका नॉर्दर्न पार्ट जो था, उत्तरी भाग जो था वो क्या कहलाया, लॉरेशिया कहलाया। उसी का दूसरा नाम क्या था, अंगारा लैंड। और इसी पैंजिया महाद्वीप का जो दक्षिणतम भाग था, यानी कि जो साउदर्न पार्ट था, उसको क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर पहले एक था, एक से वो दो टुकड़ों में बट गया। तो ऊपर का पार्ट यानी नॉर्दर्न पार्ट जो था वो लॉरेशिया यानी कि आपका अंगारा लैंड कहलाया, और दक्षिणी पार्ट जो है वो क्या कहलाया बच्चों, गोंडवाना लैंड कहलाया। क्लियर, देख रहे आप यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। हमारा इंडिया जो था वो भी, ये आप इंडिया का लोकेशन देख सकते हो जहां पे मैं अभी रेड लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आपका इंडिया इसी लोकेशन में है। लेकिन आप इंडिया, यहाँ का इंडिया का आज जैसा शेप है वैसा ढूंढोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। ये अफ्रीका के करीब हुआ करता था, समझ गए ना। और आज से यदि हम पहले 15 करोड़ साल पहले की यदि हम बात करें, तो ये आज का जो इंडिया है वो कभी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी जम्बू द्वीप का कभी ये हिस्सा हुआ करता था। तो ये हमारा इंडिया अब हम समझ सकते हैं कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी जम्बू द्वीप का वो हिस्सा था। इसीलिए कहा भी जाता है जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, भारत खंडे, है ना, आर्यावर्ते। ऐसा चीजें आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना। तो ये हमारा इंडिया था। अब ये यहाँ लोचा क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ये लॉरेशिया था और ये गोंडवाना लैंड था। और पहले तो बताया कि एक ही महासागर था पैंथालासा, लेकिन अब ये विभाजन के फलस्वरूप इन दोनों के बीच में एक नया सागर बन गया, महासागर बन गया, टेथिस सागर। कौन सा बन गया, टेथिस सागर, ये बीच वाला इलाका। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि टेथिस सागर, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ कि बीच में तो टेथिस सागर बन गया। अब ये हमारा गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था, यानी इंडिया वाला जो पार्ट था, वो धीरे धीरे और उत्तर की ओर खिसकने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा। इस मैप में आप देखिए, पहले इंडिया का शेप ऐसा था, ये धीरे 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 ऊपर की ओर ये बढ़ने के लिए शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते चला गया और ऊपर बढ़ के ये क्या हुआ, अपने से एक विशाल प्लेट, यानी जो इंडिया का ये जो शेप है, ये अपने से भी ज्यादा भयंकर प्लेट से जाके टकराया, और उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। समझ गए कि यहाँ टेथिस सागर के पास आके वो किससे टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गया। अब जैसे ही टकराया आकर, तो टेथिस सागर में जो कचरा था, मलबा जो था, वो ऊपर की ओर आकर फेंक दिया, यानी ऊपर की ओर वो उठ गया, यानी नीचे से घुस के ये क्या करने लगा कि ऊपर की ओर ठेलने लगा, ऊपर की ओर उसको उठा दिया। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही यहां पर एक पर्वत की आकार की आकृति का निर्माण हो जाता है, वही हिमालय है। लेकिन हिमालय ही क्यों इसका नाम पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि देखिए ये इसका जो जब ये टक्कर हुआ, टेथिस सागर के मलबों को ये ऊपर की ओर उठा दिया, तो उससे क्या हुआ कि हाइट जो था ना, वो एवरेज हाइट 6000 हो गया। एवरेज हाइट की मैं यदि बात करूं तो वो लगभग 6000
कि मीटर की ऊंचाई तक वो उसको उठा दिया। अब यहाँ पर आपको, यदि आप साइंस पढ़ते होंगे बच्चों, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट आती है, टेम्परेचर में कमी आती है। यानी कि यदि हम बात करें कि 1 किलोमीटर यदि हम ऊपर जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आ जाती है। 1 किलोमीटर यदि हम जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यदि हम देखिए तो 8,848 मीटर है, तो मान लेते हैं कि लगभग 9 किलोमीटर है ना, 9,000 मीटर मान लेते हैं यदि हम, तो 9 × 5 कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे ही कम हो गया, तो 45 यानी -45 डिग्री पहुंच गया। तो इतना हाइट के वजह से उन पर्वतों पर क्या छा गया, बर्फ का एक चादर फैल गया। तो बर्फ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। बर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। और आलय का मतलब क्या हो गया, घर। तो बर्फ का घर का हम लोग, यानी एक प्रकार से वहां उस पर्वत, वो जो पर्वत बना वो क्या बन गया बर्फ का घर बन गया, हिम का आलय बन गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हिमालय पड़ गया। समझने की आप कोशिश करिए कि जैसे विद्या का जो आलय है तो वो विद्यालय हो गया, भोजन का जो आलय है यानी भोजन का जो घर है वो भोजनालय हो गया। तो वो जो पर्वत बना वो समझिए कि पूरी तरह से बर्फ से ढका गया, यानी कि वो हिम का घर बन गया, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया क्या, हिमालय। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आखिर किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। और आज के क्लास में हम लोग इसी हिमालय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में, बहुत विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन संक्षिप्त में आज हम लोग उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बच्चों बहुत मजा आएगा और शायद आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिए। आइए अब हम लोग देखिए जो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, आप यहाँ टाइटल में भी देख रहे होंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला मैंने लिखा हुआ है ना। तो हिमालय को मुख्यतः जो है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। बुक्स में का ही मैं अभी यहाँ कंटेंट के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। तो बुक्स में यदि आप लोग देखोगे तो 3 पार्ट में बांटा गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, है ना। तो ये 3 पार्ट में जो ये सबसे ऊपर का पार्ट, जहां देखिए यहाँ 1 वाला लिखा हुआ है ना, ये लाइट ब्लू, नेवी ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू कलर का ये आप देख रहे होंगे, तो ये आपका ग्रेट हिमालय है, यानी कि महान हिमालय हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। उसके नीचे वाला का जो पार्ट है, ये नंबर 2 जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग मध्य हिमालय कहेंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है सबसे 3 नंबर वाला, ये आपका शिवालिक है, यानी कि ये सबसे स्टार्टिंग वाला है और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। लेकिन इसके अलावा बच्चों यदि हम देखेंगे तो हिमालय का एक चौथा पार्ट भी है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है बैक साइड, जैसे हमारा बैक साइड ये दीवार है ना। तो हिमालय का एक चौथा पार्ट भी है, यानी ग्रेट हिमालय के पीछे भी एक चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। और आपको शायद पता नहीं है कि हिमालय के निर्माण के होने के पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, समझ गए। यानी कि आप भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो टक्कर हुआ उसके पहले ही ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, समझ गए ना। इसीलिए ट्रांस हिमालय का जो आप यदि उसकी विशेषताओं को देखेंगे तो उसमें और हिमालय की विशेषताओं में यदि हम बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, समझ गए ना। हिमालय को हम लोग नवीनतम पर्वत कहते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है, वो प्राचीन पर्वत है, समझ गए ना। और यदि हम लोग बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय हम लोगों को एक्चुअली में दिखता नहीं है। यदि हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करें तो वो दिखेगा नहीं, जैसे हम लोग अपना पीठ को देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा क्या, नहीं ना। अब जैसे मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग ऐसे देखिए, है ना। तो ये आपका समझिए कि ये वाला जो पार्ट हो गया ये शिवालिक हो गया,
ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो मध्य हिमालय हो गया, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया बच्चों, तो ये महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय हो गया। और ठीक इसके पीछे जो है वो आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। तो देखिए क्या ट्रांस हिमालय आपको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो ये सबसे पहले हो गया शिवालिक, शिवालिक के बाद हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आपका क्या हो गया, महान हिमालय, और महान हिमालय के ठीक पीछे जो है आपका क्या है, ट्रांस हिमालय, जो हम लोगों को दिखता नहीं है, और वो प्राचीनतम पर्वत है, जबकि हिमालय जो है वो क्या है, नवीनतम पर्वत है। तो आइए अब थोड़ा सा नोट्स के अनुसार, मैं बहुत डीप में ना जाते हुए आपको कुछ बेसिक जानकारी देने की कोशिश करता हूं, है ना। तो देखिए लिख रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। ये सभी वलय पर्वत है, मुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती है। तो देखोगे आप, टोटल इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट को ये कवर करके रखा है, नॉर्दर्न और कुछ ईस्टर्न पार्ट को भी ये हमारा कवर करके रखा है। तो ये समझिए कि एक ये बॉर्डर बना दिया है किसके साथ, तो थोड़ा सा आप देखोगे तो इधर पाकिस्तान के साथ भी हो गया, हल्का अफगानिस्तान का भी पार्ट हो गया, और पूरा चाइना को ये अकेले देख के रख रहा है हिमालय, है ना। और भी यदि डीप बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबा अर्धवृत्त बनाती है, यानी यहां से आप कश्मीर से बात करें अरुणाचल प्रदेश तक का, तो इसकी लंबाई जो है ना वो 2400 किलोमीटर है, छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। 2400 किलोमीटर लंबा है, 24 किलोमीटर नहीं, 2400 किलोमीटर लंबा है ये। आप समझ सकते हो कि यदि आप झारखंड से यदि मुंबई जा रहे हैं तो 1800-1900 किलोमीटर आप जा रहे हैं, और ये अकेले हिमालय का लंबाई जो है वो कितना है, 2400 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया में ये अकेले हिमालय फैला हुआ है। लेकिन यदि इसकी चौड़ाई की अब हम बात करें तो चौड़ाई में डाइवर्सिटी है, विविधता है। जैसे कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर एक एवरेज माना गया है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो हाइट जो है वो एक एवरेज कितना माना गया है, यहाँ पे 150 किलोमीटर माना गया है, यानी कि लगभग 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर भी नहीं है और 400 किलोमीटर भी नहीं है, ये लगभग क्या है बच्चों, तो ये एक औसत की बात की गई है। जैसे कहने का मतलब हम बात करें कि हिमालय की औसत ऊंचाई जो माना जाता है वो है 6000 मीटर माना जाता है। और आपको पता होना आश्चर्य होगा इस बात से कि दुनिया का जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं उन सब का हाइट की यदि हम बात किया करें तो वो लगभग 6000 मीटर तक आते आते सब मर जाता है, खत्म हो जाता है। और भारत वाला का एवरेज है कितना, 6000। तो सोच लीजिए कि इसका हाइट और कितना ज्यादा है, समझ गए ना। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महान पर्वत कौन है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन है, तो हिमालय है। जहां सब पर्वत जो है वो मर जाता है वहां से इसका वो तो इसका एवरेज है, समझ गए ना। यानी कि जब आप खा पी के जितनी रोटी खा पी के आप समाप्त कर लिए ना, वो तो मेरा उतना एवरेज रोटी उतना हम खाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम ऐसे दबा के यदि मिल जाए कोई बढ़िया चीज तो हम कितना रोटी खा सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, और ये गर्व की बात भी है हमारे लिए, है ना। पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में बहुत अधिक विविधता है। अब यहाँ थोड़ा समझिए, पश्चिमी भाग में की तुलना में, यानी पश्चिमी भाग ये हमारा हो गया, है ना। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में ज्यादा विविधता है, मतलब कहीं ज्यादा, कहीं डाउन है कहीं ऊंचा है, कहीं डाउन है कहीं ऊंचा है, समझ गए ना। और इसकी लंबाई में पश्चिम से पूरब 3 समानांतर श्रृंखलाएं, तो आप लोग देख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, है ना। आइए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं किसकी, महान हिमालय। सबसे पहले हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, वो महान हिमालय के। तो ये देखिए सबसे नॉर्दर्न पार्ट में था, सबसे उत्तरी पार्ट में था, है ना। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि यह उत्तर में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला, मतलब कंटिन्यू है। यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या एकदम कंटिन्यू है। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो आप, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रेट हिमालय यहाँ से आपका शुरू हुआ है और ये यहाँ तक एकदम कंटिन्यू है, इसमें कहीं कट छट नहीं है, कहीं से कोई बीच में कोई कटिंग, कोई पैसेज, कोई गलियारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे मेरा अभी आपका लाइट जा रहा है ना, तो ये आपका सतत है।
इस श्रृंखला में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की बात करें या केटू कंचनजंगा की बात करें, तो ये सारे के सारे जो है वो इसी में स्थित है। और इस श्रृंखला के में चोटियों की औसत ऊंचाई जो है वो कितना है, 6000 मीटर। याद रखना 6000 मीटर ऊंचाई नहीं है, 6000 इसका एवरेज हाइट है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट की यदि बात करें तो वो कितना है, 8848 मीटर है बच्चों, है ना। हिमालय के सभी प्रधान शिखर इसी श्रृंखला में स्थित है, यानी हिमालय के जितने भी टॉप पर्वत श्रृंखला के पर्वतों की हम बात करें, चोटियों की बात करें, तो वो सारा का सारा इसी में है। इस पर्वत का जो क्रोड है वो लिग्नाइट सेल से बना है। ये सब ध्यान रखने की चीज है बच्चों, कि इस पर्वत का जो क्रोड है वो किस सेल से बना है, किन चट्टानों से, तो लिग्नाइट चट्टानों से बना हुआ है। महान हिमालय के वलय एक समान नहीं है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस पर्वतमाला की चोटियां सालों भर क्या रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। मैंने बताया ना आपको शुरू में ही हिमालय के निर्माण के समय, कि जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होते जाएगा, गिरावट होते जाएगा। और यहाँ देखिए एवरेज है 6 मीटर, 6000 मीटर इसका एवरेज ऊंचाई है। तो आप जोड़ घटा लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लो, 6000 मीटर ही यदि एवरेज मानते हैं तो आप इसका कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, 6 पच्चे 30, यानी 30 डिग्री टेम्परेचर में तो ऑलरेडी गिरावट हो गया। यानी कि झारखंड में यदि आपका 30 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पे कितना रहेगा, 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 30 माइनस 30 0 हो गया। झारखंड में 10 डिग्री 40 सॉरी, यदि झारखंड में आपका 10 डिग्री टेम्परेचर है तो 10 डिग्री में 30 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, तो आप समझ में आ जाएगा कि वहां पे कितना डिग्री टेम्परेचर होगा। तो सालों भर इलाका जो रहेगा वो क्या रहेगा, बर्फ से ढका हुआ रहेगा। इसीलिए ना इसका नाम पड़ा हिम का आलय, यानी कि हिम का घर इसका नाम दिया गया है। समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं निम्न हिमालय। ये सबसे बढ़िया जगह है बच्चों घूमने फिरने के लिए। समझ गए ना। फिल्म का शूटिंग करने की बात करें, या कि जब तक है जान फिल्म की बात करें, या कोई भी फिल्म का आप लोग देखते होंगे कि कश्मीर में उसकी शूटिंग हुआ है, उसके हरे बर्फ का सीन दिखा रहा है, पूरा कश्मीर घाटी का सीन दिखा रहा है, तो वो सामान्यतः जो है वो कहाँ, इसी हिमालय में आपका वो शूटिंग किया जाता है। घूमने फिरने का ये सबसे बेहतरीन जगह है। अब कहोगे शिवालिक, तो शिवालिक तो शुरुआते में है, तो शुरुआत में अभी क्या मजा आएगा, थोड़ा ऊपर चढ़ो तब तो। और सबसे ऊपर महान हिमालय में भी जा नहीं सकते, वहां जाएंगे तो सामान्यतः कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, मजा ही नहीं आएगा, है ना। वो लोग जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने जाते हैं उन लोगों के लिए है वो। महान हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, यानी जो निम्न हिमालय है वो महान हिमालय के कहाँ होगा, नीचे होगा। तो नीचे जो होगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिण का पार्ट कहलाएगा। तो आप ये फिर देखिएगा, ये ब्लू कलर वाला येलो, देखिए ये जो येलो कलर का जो पार्ट अभी आपको दिख रहा है वो महान हिमालय हो गया। और ये जो ब्लू कलर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो बच्चों क्या है, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय है ना। महान हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से भी इसको जानते। इस श्रृंखला की चोटियां जो है 3700 से 4500 किलोमीटर, सॉरी यहाँ किलोमीटर हो गया, मीटर तक ऊंची है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ मीटर होगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसका एवरेज हाइट की यदि हम बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर है। इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर। जहां उसको हम लोग देखे महान हिमालय वो 400 से 150 किलोमीटर था। यहाँ हिमालय में सॉरी कश्मीर में वो था 400, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर था। लेकिन इसका एवरेज यदि हम चौड़ाई की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 50 किलोमीटर होगा। यह श्रृंखला अत्यधिक संपीड़ित और रूपांतरित शैलों से बना है। समझ गए ना। जैसे उसकी बात हम किए तो वो था लिग्नाइट सेल से बना हुआ, जबकि ये किस चीज से बना है, संपीड़ित और रूपांतरित सेलों से बना है। आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, तो शिवालिक की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। शिवालिक के बारे में समझते हैं। तो ये क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ये सबसे साउदर्न पार्ट है। ये देखिए येलो वाला जो पार्ट है ये सबसे नीचे का पार्ट हो गया। इस श्रृंखला की ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर होगा, सॉरी किलोमीटर यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। इसकी एवरेज जो हाइट की हम बात करें तो 900 मीटर से कितना है, 1100 मीटर है।
यानी इसका हाइट 900 टू 1100 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई कितना होगा, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब आगे के क्लासेस में हम लोग जब पढ़ेंगे अपवाद चैप्टर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नदियां जो जब हिमालय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो किस प्रकार से वो अपर्दन का कार्य करती है, निक्षेपों को बहा कर लाती है। उस समय आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और यानी कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो काफी तीव्र अपर्दन का कार्य करती है, और उसके द्वारा बहा कर लाई गई चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, अब यहाँ जरा सा ध्यान दोगे बच्चों, कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो है, यानी जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक हो गया, यानी बीच वाला और लास्ट वाला, यानी मैंने बताया था ना कि ये वाला और ये वाला, इसके बीच में जो लंबवत घाटी है, परपेंडिकुलर जो वैलीज है, उसी वैलीज को क्या नाम से जाना जाता है, दून के नाम से। किस नाम से, दून के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग कुछ सिटीज का नाम सुनते होंगे, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया कुछ आपका हिमालय के बारे में, लेकिन अभी भी हिमालय का एक दूसरा तरीके से जो विभाजन किया गया है उसके बारे में अभी भी बात करना जो है वो शेष रह गया है। तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज के क्लास को बच्चों यहीं पे स्टॉप करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें आगे के क्लास को मैं कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हिमालय के दूसरी तरह से किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ और उसका स्वरूप कैसा है, और भारत के दृष्टिकोण से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या महत्व रखता है। इन सभी चीजों को यदि आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो फटाफट हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले और बेहतरीन वीडियो उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।